और लोगों को तो 90-90 घंटे जो है प्रति हफ्ता काम करना चाहिए। तो मैं आपसे समझना चाह रहा था कि ये वर्किंग आवर्स को लेकर के मतलब हमें कैसे समझें, क्या नंबर दें इसे। तो जितनी खराब हालत होती है एक गलत व्यक्ति के साथ विवाह में बंध जाने में, उससे ज्यादा खराब हालत होती है एक गलत काम में बंध जाने में। बहुत लोगों ने तो ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है यहीं तक देखनी बंद कर दी होगी। जैसे ही हमने कहा कि ये जो तुम वर्क लाइफ बैलेंस मांगते हो बस इसलिए मांगते हो क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में काम के लिए कोई प्यार नहीं है, वैसे ही बहुत लोगों ने कहा नहीं नहीं ये तो बेकार की बात है, हम नहीं सुन रहे हम नहीं सुन रहे। जो कह रहा है घंटे बढ़ाओ वो भी कह दी है, जो कह रहा है घंटे नहीं बढ़ाओ वो भी कह दी है। आज़ादी तो आशिकी में है, वो दोनों में से कोई जानता नहीं। ये आज़ादी जो हफ्ते में 2 घंटे के लिए मिलती है इसको आज़ादी कहूँ कि जेल। जिन चीज़ों की तुम्हें सचमुच कोई ज़रूरत नहीं तुम उन चीज़ों की आदत डाल लो, उसके इर्द गिर्द तुम एक कॉस्ट स्ट्रक्चर खड़ा कर लो, फिर बोलो कि मैं तो अब मजबूर हो गया, मैं साफ सुथरी सही ज़िंदगी कैसे जीऊँ, मेरे ऊपर तो लायबिलिटीज़ है। कौन सी लायबिलिटी है, क्या लायबिलिटी? गीता कहती है प्यार ही परिणाम है। पूरा गीता कार्यक्रम हमारा इसीलिए है कि हम प्यार सीख सकें। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, आ, एक प्रश्न है जो बहुत सारे साथियों ने भेजा है। अभी हाल ही में भारत में एक डिबेट स्टार्ट हो गई है वर्किंग आवर्स को लेकर के। तो सबसे पहले एक साहब थे, उन्होंने कहा था कि भारतीयों को एक सप्ताह में कम से कम 70 घंटे काम करना चाहिए। फिर अभी कल ही मैं देख रहा था, एक और बड़ी कंपनी है, उसके जो चेयरमैन है उन्होंने अपनी इंटरनल मीटिंग में अपने एक एम्प्लॉय को जवाब देते हुए बोला कि तुम तो सैटरडे पे काम करने पे प्रॉब्लम जता रहे हो, मेरा मन करता है तो मैं तुमसे संडे को भी काम करवाता। और लोगों को तो 90-90 घंटे जो है प्रति हफ्ता काम करना चाहिए। और ये बात कहते हुए उन्होंने चाइना का उदाहरण दिया कि मैंने देखा कि चाइना के लोग जो हैं वो बहुत मेहनती होते हैं। और वो, मेरी एक चाइनीज प्रोफेशनल से बात हुई थी तो उसने कहा कि हम अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे क्योंकि हम लोग तो 90 घंटे काम करते हैं और 50 घंटे काम करते हैं। तो वो इस चीज पे बात करते करते फिर एक थोड़ा सेक्सिस्ट रिमार्क भी ले आए थे। वो बोल रहे थे कि तुम घर पे बैठे बैठे करते भी क्या हो, तुम कब तक अपनी बीवी का शक्ल देखोगे, कब तक बीवी तुम्हारा शक्ल देखेगी, इसलिए सीधे आके काम पे काम करो। तो ये जो पूरी वर्क आवर को लेकर के डिबेट है, ये बहुत समय से तूल पे चढ़ी हुई है और आज पूरा सोशल मीडिया इसी से भरा हुआ था, इसलिए हमारे सवाल भी उसी पे आधारित थे। तो मैं आपसे समझना चाह रहा था कि ये वर्किंग आवर्स को लेकर के मतलब हमें कैसे समझें, क्या नंबर दें इसे। नहीं समझे क्या, जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है वहां एक तरफ एम्प्लॉयर है और एक तरफ एम्प्लॉई है। एम्प्लॉयर को भी ये जो पूरा काम है उससे कोई प्रेम नहीं है। एम्प्लॉयर भी उस काम को इसलिए करवाना चाहता है ताकि उससे उसको पैसे मिल जाए। जो एम्प्लॉयर है वो भी उस काम को करवाना चाहता है सिर्फ इसलिए ताकि मुनाफा कमा सके, और जो एम्प्लॉई है वो भी वो काम बस इसलिए कर रहा है ताकि उससे वो सैलरी पा सके। तो कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है कि आप जब बिना प्रेम के काम करते हो तो आप अपना आउटपुट अपॉन इनपुट मैक्सिमाइज करना चाहते हो। इनपुट माने कितने घंटे काम करा और आउटपुट माने कितनी तनख्वाह मिली। इनपुट माने कितने घंटे काम करा, आउटपुट माने, और ये जो इक्वेशन है जिसमें आप कहते हो कि पर्पस ऑफ वर्क इज टू मैक्सिमाइज आउटपुट अपॉन इनपुट, ये इक्वेशन बस एक लवलेस माहौल में काम करती है। अगर काम में प्यार आ गया तो फिर वहां दूसरी इक्वेशन चलती है, उसकी बात बाद में कर लेंगे, याद दिला देना। पर ये अभी जितनी बातें हो रही हैं, चाहे इन्फोसिस की हो रही हो, एलएनटी की हो रही हो, चाइना का 996 है वहां की बात हो रही हो, ये जो पूरा डिबेट ही चल रहा है, इस पूरे डिबेट में कहीं भी ये तो है ही नहीं ना कि काम चीज क्या होती है। इस पूरे डिबेट में काम का एक ही मतलब होता है कि काम माने वो चीज जिससे पैसा मिलता है, सस्टेनेंस मिलता है, कामनाएं पूरी होती हैं, एम्बिशंस पूरी होती हैं, वगैरह वगैरह। तो इसीलिए इस पूरी डिबेट में तुमने कहीं पर ये देखा कि कोई वर्क की परिभाषा को लेकर आया हो, कि कोई पूछ रहा हो कि हाउ डू वी डिफाइन वर्क फर्स्ट ऑफ ऑल, ये किसी ने बात करी क्या? हाँ, क्योंकि वो सब इस बात पर एकमत है कि वर्क का तो मतलब होता है कुछ ऐसा जिसमें हाथ पांव चलाने से पैसा मिल जाता है।
आउटपुट है पैसा और इनपुट है हाथ पांव चलाया, माने कितने घंटे हाथ पांव चलाया, ये इनपुट है मेरा। तो कोई वर्क की परिभाषा बात भी नहीं करना चाहता। तो हम चलो सबसे पहले उन्हीं की दुनिया में चले आते हैं और वहीं बात कर लेते हैं, ठीक है। फिर उस दुनिया से बाहर की भी कुछ बात कर लेंगे। वो दुनिया जिसमें काम बस इसलिए होता है कि उससे आप अपना घर चला सकें, पैसे ले आएं, ताकि उन पैसों से आप कुछ और खरीद सकें, कहीं जा करके मस्ती मार सकें, अपनी हॉबीज पूरी कर सकें, ये सब करें, शादी ब्याह कर पाएं, बच्चों की फीस दे पाएं। जहां काम बस इसलिए होता है वहां ये बिल्कुल जरूरी है कि काम के घंटे सीमित रखे जाएं और वर्क लाइफ बैलेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसे इन्वायरमेंट में, माहौल में बिल्कुल एप्लीकेबल है। क्योंकि भाई वो वहां पर इसलिए थोड़ी आया है कि वो काम कर करके जान दे देगा। जो एम्प्लॉई है उसने ऑफर लेटर इसलिए थोड़ी साइन किया है कि मैं 90 घंटे काम करके वहां जान दे दूंगा। वो तो इसलिए आया है कि कम से कम काम करूं, इनपुट को मिनिमाइज करूं और आउटपुट को मैक्सिमाइज करूं। वो आया ही इसी नियत से। हाँ, जो उसका नियोक्ता है, एम्प्लॉयर, उसकी नियत बिल्कुल दूसरी है। वो कह रहा है मैं इससे ज्यादा काम ले लूं, इसे कम से कम पैसे दूं, ज्यादा से ज्यादा इसके घंटे ले लूं मैं। तो इसलिए ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा होके रहेगा। जब भी कभी ये स्टेटमेंट्स आएंगे कि और ज्यादा काम होना चाहिए और ज्यादा काम होना चाहिए, वो या तो ओनर से आएंगे या सीईओ से आएंगे। और जो आउटरेज मचेगी कि अरे नहीं नहीं इतना काम क्यों करा रहे हो, वर्क लाइफ बैलेंस कहां गया, बर्नआउट हो जाता है, वो सारी एम्प्लॉइज की ओर से मचेगी। तो तुम रेडिट की बात कर रहे हो, रेडिट हो, ट्विटर हो, उस पर जाके अच्छे से ही देख लेना कि जो कोई कह रहा होगा कि ये तो गलत है और ये एक्सप्लॉइटेशन है और एक अपर लिमिट होनी चाहिए वीकली आवर्स पे कि इतने घंटे ही काम होना चाहिए, या कि ये सब सीईओ जो ये इतने घंटे काम करने की बात कर रहे हैं ये तो शोषक हैं और नालायक हैं, उनका मजाक उड़ाया जा रहा हो या कुछ हो, वो सब एम्प्लॉइज होंगे जो मजाक उड़ा रहे होंगे। क्योंकि ये उन्हीं के पक्ष की बात है कि मुझे कम से कम काम करने को मिले, कम से कम। तो ये तो एक तरह का क्लास स्ट्रगल हो गया, ये एक वर्ग संघर्ष है। एक वर्ग है जो अपना कम से कम काम करना चाहता है, दूसरा वर्ग है जो ज्यादा से ज्यादा काम लेना चाहता है। तो वो दोनों इस पे बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये भी चाहते हो कि जो आपका एम्प्लॉई है उसकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज हो, और ये अभी मैं उसी लवलेस एनवायरनमेंट के संदर्भ में बोल रहा हूं, ठीक है। अभी इसमें ये तो कहीं आया ही नहीं है कि वर्क माने सचमुच क्या, वर्क की परिभाषा क्या होती है, वो नहीं आया। अभी मैं एक जो जनरल कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट है मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर एक जनरल कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट भी लोगे जहां हमें प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइजेशन करना है, तो अगर मामला लवलेस है तो ये बिल्कुल जरूरी है कि जो घंटे हैं वो अपर लिमिट कैप करी जाए। और वो अपर लिमिट पर एक सीमा, कितने आप घंटे काम करोगे, इसलिए नहीं लगती क्योंकि लोग गरीब है। जो जितना गरीब होता है उसका हाथ उतना ज्यादा मरोड़ा जा सकता है। तो इसीलिए आप पाते हो कि जर्मनी है, जापान है, नीदरलैंड्स है या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, ये सब 31, 32, 35, 36 घंटे यहाँ पे आपको मिलेगा एवरेज जो वर्क वीक होगा। बस ये इतना ही काम करते हैं हफ्ते में, 32 घंटा कहीं 36 घंटा कहीं, इनका इतना ही चलता है। और जो गरीब देश होंगे, भारत, पाकिस्तान, या जो और अभी विकासशील देश है, मेक्सिको हो गया, ब्राजील हो गए, ये लोग हो गए, इनमें जो एवरेज वर्क वीक पाओगे वो होगा 45 घंटे का। इतना ही नहीं, भारत की आधी आबादी है जो 50 घंटे से ज्यादा के वर्क वीक पे काम करती है। और ये चीज आपको विकसित देशों में देखने को नहीं मिलेगी। यूके में, ब्रिटेन में और जर्मनी, जापान में शायद जो 4 डे वर्क वीक है उससे भी प्रयोग करके देखा गया और पाया गया कि नहीं साहब, प्रोडक्टिविटी ठीक रहती है। 6 घंटे का वर्क डे भी करके देखा गया कि दिन में 6 ही घंटे काम करो, देखा प्रोडक्टिविटी ठीक रहती है। 4 दिन का वर्क वीक कर दो, वो इतना खुश हो जाता है, कहता है अब 3 दिन मुझे मौज मारने को मिलेगी। तो वो बिल्कुल ड्योढ़ी ताकत से काम करता है 4 दिन, क्योंकि वो अपने काम से नफरत करता है ना। जिस चीज से आप नफरत करते हो उसे आप जल्दी जल्दी निपटा देना चाहते हो। जिस चीज से आप नफरत करते हो उसे आप
जब पाते हो कि 3 दिन नहीं करना पड़ेगा तो आप बहुत खुश हो जाते हो। दुनिया की ज्यादातर आबादी उदित अपने काम से नफरत करती है। अभी 2 साल पहले फ्रांस में सिर्फ रिटायरमेंट एज 2 साल बढ़ा दी गई, 10 लाख लोगों ने मार्च निकाली। 10 लाख लोगों ने मार्च निकाली, रिटायरमेंट एज सिर्फ 2 साल बढ़ा दी गई थी। लोग बोले हम काम नहीं करना चाहते, हमें रिटायर होने दो, हमें जल्दी से पेंशन मिलनी शुरू हो। क्योंकि लोग अपने काम से नफरत करते हैं। और अभी हम उसी माहौल की बात कर रहे हैं। रिसर्च लैब्स में मालूम है क्या देखा जाता है कि जब रिटायर होने का वक्त आता है तो जो वैज्ञानिक हैं वो कहते हैं अभी हम और काम करेंगे, किसी तरीके से हमारी रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दो। वो बहुत आतुर रहते हैं। रिटायरमेंट की जो उम्र होगी उनकी लैब में, मान लो 65 साल है, तो ऐसा तक देखा जाता है कि वो 75 साल तक भी अपनी लैब में लगे हुए हैं। और ये देखा जाता है कि जो निचले दर्जे के लोग हैं, जिनको उस काम में किसी तरह से कोई प्रेम हो ही नहीं सकता था, असिस्टेंट हो गए, टेक्नीशियन हो गए, ये लोग हो गए, इनको जैसे ही रिटायर होने का मौका मिलता है भागते हैं। क्योंकि दुनिया के ज्यादातर काम है ही ऐसे कि आप उनसे कोई प्यार कर ही नहीं सकते। जब आप उससे प्यार नहीं कर सकते तो वहां आप एक ही चीज कर सकते हो कि बस किसी तरह आउटपुट इनपुट मैक्सिमाइजेशन हो जाए। और वो जो आप उससे इनपुट ले रहे हो, मैं बिल्कुल मानता हूं, उसको एक सीमा में रखना जरूरी नहीं होगा, नहीं तो आदमी पागल हो जाएगा। कारण बहुत साफ है, आप काम से क्या करते हो? नफरत। और आपसे कहा गया, हाँ नफरत करते हो, और आपसे कहा गया जिस काम से तुम नफरत करते हो वो काम तुम्हें हफ्ते में 90 घंटे करना है, तो तुम क्या हो जाओगे? पागल हो जाओगे। हाँ, तो इसलिए जरूरी है कि काम के घंटे रोक के रखे जाए, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे कामों में फंसे हुए हैं जिनसे सिर्फ नफरत करी जा सकती है। या तो नफरत, या इंडिफरेंस, एपैथी, उदासीनता। जो काम आपको पसंद ही नहीं है उसको आप इतना ज्यादा करोगे तो न्यूरोटिक हो जाओगे, बर्नआउट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, और प्रोडक्टिविटी भी आपकी डिप करने लग जाएगी, सब हो जाएगा। आपके लिए भी गलत हो जाएगा और आपके एम्प्लॉयर के लिए भी गलत हो जाएगा। इसीलिए दुनिया में जो विकसित देश है वो फिर नियम बनाते रहते हैं कि भाई किसी से एक हफ्ते में इससे ज्यादा काम मत कराओ, नहीं तो पागल हो जाएगा, क्योंकि उसे काम पसंद नहीं है। और काम होता है जीवन साथी जैसा। जीवन साथी को तो आप फिर भी तलाक दे सकते हो, और बहुत लोग शादी ही नहीं करते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं होगा जो काम नहीं करता है। तो जितनी खराब हालत होती है एक गलत व्यक्ति के साथ विवाह में बंध जाने में, उससे ज्यादा खराब हालत होती है एक गलत काम में बंध जाने में। और आप व्यक्ति के साथ बंध गए हो तो फिर भी उपाय है। संबंध विच्छेद हो गया, भाई तुम अपना देखो, हम अपना देखेंगे, है ही नहीं हम किसी के साथ। पर ऐसा तो कोई नहीं मिलेगा जो कहेगा मैं काम ही नहीं करता। काम तो करना पड़ेगा, किसी के साथ रहो चाहे ना रहो, पर काम के साथ तो रहना पड़ेगा। तो जिसने काम गलत चुन लिया, जिसने काम ऐसा चुन लिया जिससे प्यार करा नहीं जा सकता, उसकी बड़ी दयनीय हालत है। और उसके लिए तो मैं कह रहा हूं बिल्कुल ठीक है कि उसके काम के घंटे लिमिट करके रखो, नहीं तो वो मर जाएगा। और अब खौफनाक बात यह है कि दुनिया में हम कह रहे हैं 90-95% लोग, शायद और ज्यादा लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं जिसमें उनका दिल नहीं है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि तुम्हारी शिक्षा व्यवस्था ने उनको तैयार ही करा है काम को बस आउटपुट अपॉन इनपुट के तौर पर देखने के लिए। तुम्हारे परिवार ने, तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारे प्लेसमेंट ऑफिस, ये सब क्या बोलते हैं? गो एंड लुक फॉर अ मीनिंगफुल वोकेशन, ये बोलते हैं क्या? ये बोलते हैं गो एंड लुक फॉर द सीटीसी फिगर। तो तुम वही देखते हो कि कितना पैसा मिल रहा है, और तुम कहते हो उतना पैसा अगर बस हफ्ते में 1 घंटे काम करके मिल जाए तो कैसा मजा आएगा। सोचो, मेरे इतना बोलने भर से न जाने कितनों की बाँछें खिल गई होंगी कि जितनी सैलरी मिलती है उतनी ही मिले, और हफ्ते में काम को 1 घंटा करना पड़े तो कैसा मजा। क्यों? क्योंकि काम तुम काम के लिए कर ही नहीं रहे, काम तुम सैलरी के लिए कर रहे हो। और ये जिंदगी जीने का सबसे घटिया तरीका है कि काम मैं करता हूं कुछ और
करने के लिए। लोग कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस तो होना चाहिए ना, क्या करोगे? अच्छा, घर जाकर के वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए तो हॉबी परस्यू करेंगे। तुम्हारे हॉबी है, तुम्हें हॉबी से इतना प्यार है, तो तुमने उस हॉबी को अपनी जिंदगी क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया? तुम कहते हो नहीं, मैं घर जाकर के क्वालिटी टाइम स्पेंड करूंगा अपने बीवी बच्चों के साथ। तुम क्वालिटी इंडिविजुअल ही नहीं हो, तुम क्वालिटी टाइम कैसे स्पेंड करो किसी के साथ? तुम क्वालिटी इंडिविजुअल होते तो तुमने सबसे पहले क्वालिटी वर्क अपने लिए खड़ा करा होता ना। तुम आदमी ही ऐसे हो जिसने अपने आप को बेच रखा है अपनी नौकरी में, सीटीसी के चक्कर में। ये बिका हुआ आदमी घर में क्या क्वालिटी टाइम स्पेंड करेगा? ये तो अपने बच्चों को भी बस बिकना सिखा देगा। और मैं इस आदमी की सेहत के लिए बिल्कुल कह रहा हूं कि भाई इससे ज्यादा काम मत कराओ। अधिक से अधिक 40 घंटे इससे हफ्ते में काम कराना, नहीं तो ये पागल हो जाएगा। मुझे तो बहुत दया है इस पे, मैं तो इससे और कम काम कराऊं। मैं जिनको देखता हूं कि उन्हें अपने काम से प्यार नहीं है, मैं उनको सजा ये देता हूं कि उनका काम कम कर देता हूं, क्योंकि उनको काम देना उन पर अत्याचार है। मैं कैसे किसी पे अत्याचार करूं? काम मैं उसको देता हूं जिसको काम से प्यार हो। और ये बड़ी अजीब बात है, इसको काम से प्यार होता है, मैं कहता हूं और कर और कर और कर। प्यार तो अनंत होता है, तू और कर। और जिसका मुझे दिखता है कि नाक बहुत सिकोड़ रहा है, ज्यादा हो गया, ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, हो नहीं रहा है, सब मतलब छट, काम कम करो, छटा। अब यहां से हम आते हैं कि काम की परिभाषा क्या होनी चाहिए। बहुत लोगों ने तो ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है यहीं तक देखनी बंद कर दी होगी। जैसे ही हमने कहा कि ये जो तुम वर्क लाइफ बैलेंस मांगते हो बस इसलिए मांगते हो क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में काम के लिए कोई प्यार नहीं है, वैसे ही बहुत लोगों ने कहा नहीं नहीं ये तो बेकार की बात है, हम नहीं सुन रहे, हम नहीं सुन रहे। ठीक है, जब एक बार आदमी अपने आप को सीटीसी के लिए बेच दे, उसके बाद सच सुनना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। काम क्या होता है? काम आशिकी होता है। काम वो चीज होता है जिसके लिए तुम कहो मैं पैसे देने को तैयार हूं, मैं पैसे देने को तैयार हूं। ये तो छोड़ दो कि मैं सैलरी मांग रहा हूं, कुछ मिल गया ऊपर से तो बोनस है भाई, बहुत कुछ मिल गया ऊपर से तो ग्रेस है भाई, अनुकंपा है, अनुग्रह है, ग्रेस है। कुछ और मिलता गया तो कोई दिक्कत नहीं, आ रहा है वो, पर जो मिल रहा है उसके लिए काम नहीं कर रहे, काम के लिए काम कर रहे। काम इतना प्यारा है कि घंटे गिने कौन? हमें कैसे पता चले हमारा कितना आवर का वर्क वीक है? हमने कभी घंटे गिने ही नहीं, और गिनेंगे तो एक ही आंकड़ा आएगा 24, क्योंकि दिन में 24 ही घंटे होते हैं, और 24 घंटे हम आशिकी के अलावा कुछ करते नहीं। वही आशिकी, हमारा प्यार, हमारा काम बनकर सामने आ जाती है। हम कैसे बताएं कि मेरे कितने आवर का वर्क वीक है? कैसे बताएं? और एक बात और बताऊं, ये मत सोचना कि ये सीईओ लोग जो कह रहे हैं कि और काम करो और काम करो, इन्हें अपने काम से बहुत प्यार है इसलिए कह रहे हैं और काम करो। ना 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 ना, अभी तो जो एम्प्लॉय की तरफ से तो हमने बोला कि वो तो बेचारा बस आता है पैसे के लिए करने, तो वो यही कहेगा कि घंटे कम करो मेरे। पर जो सीईओ और जो ओनर्स होते हैं जो बोलते हैं कि घंटे बढ़ाओ, वो भी घंटे इसलिए बढ़ाने को नहीं बोल रहे कि वो उन्हें बहुत प्यार है काम से, वो घंटे बढ़ाने को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आम एम्प्लॉय की तुलना में वो 300 400 800 गुना सैलरी उठाते हैं। जब इतनी सैलरी लोगे तो बिकना भी तो और पूरा ही पड़ेगा ना। जो तुमको इतना दे रहा है वो इसलिए थोड़ी दे रहा है कि फ्री में तुम ऐश करो। जो तुम्हें इतने पैसे देगा, जो एवरेज सीईओ कॉम्पेंसेशन है वो 300:1 है भारत में, और कुछ कुछ कंपनियों में 1000:1 से भी वो आगे का है। माने जो एवरेज एम्प्लॉय सैलरी है और जो सीईओ सैलरी है उसमें 1000:1 का रेशियो है, समटाइम्स एक्सीडिंग दैट। तो जो इतने पैसे लेगा वो तो करेगा ही काम। तो वो क्या बता रहा है कि मैं बहुत काम करता हूं? तू इतने काम नहीं करेगा तो तुझे बोर्ड लात मार के निकाल देगा। तू क्या बोल रहा है कि मैं रोल मॉडल हूं, मैं इतना काम करता हूं, चलो तुम सब भी करो। जितने पैसे तुम्हें मिलते हैं उतने तुम उनको भी दे दो तो वो भी करेंगे। उनको क्या बता रहे हो कि तुम्हें 90 घंटे काम करना चाहिए, 190 घंटे काम करना चाहिए? जितना तुम खाते हो उनको भी खिला दो तो वो भी करेंगे, खुशी खुशी करेंगे।
ये सब तो रूखी जिंदगी के अफसाने हैं। ये सब वही है कि काम इसलिए होता है कि पैसा आए, पैसा इसलिए होता है कि कंजम्पशन करेंगे। इसलिए गीता चाहिए होती है। वो बताती है कि क्या मौज है निष्कामता में, कि जब कर्म इसलिए नहीं होता कि कर्म फल मिलेगा, कर्म इसलिए होता है कि कर्म अपने आप ही ऊंची से ऊंची चीज है। क्यों ऊंची है? क्योंकि वो हमारे बोध से निकल रही है। हम कुछ समझते हैं, हम कुछ जानते हैं, इसलिए हम कुछ करते हैं। तो हमारे करने में फिर एक धार है, एक बात है, एक प्यार है। हम पीछे नहीं हटने वाले। स्टार्टअप्स इतनी फेल होती हैं, हम जानते ही हैं। 20 अगर स्टार्टअप्स होती हैं, उसमें से 19 फेल कर जाती हैं। फेल क्यों कर जाती हैं? इसलिए कि उन्होंने मार्केट सेगमेंट सही नहीं चुना था, उनका प्रोडक्ट खराब था, फंडिंग नहीं मिली, कुछ नहीं। ज्यादातर स्टार्टअप्स फेल नहीं करती हैं, बंद करी जाती हैं। क्यों बंद करी जाती हैं? क्योंकि वो शुरू ही करी गई थी बस मुनाफा खाने के लिए, और 2-3 साल हो गए, दिखाई दे रहा है कि उतना मुनाफा तो बन ही नहीं रहा जितने की हवस थी। तो बंद करो इस कंपनी को। काम काम के लिए थोड़ी करा जा रहा है, काम परिणाम के लिए करा जा रहा है। तो फिर काम से प्यार कैसे होगा? सारा प्यार तो परिणाम से है। और ये चीज बचपन से ही डाल दी जाती है दिमाग में। मम्मी बोल रही है धनिया छोटे को कि तू अगर बोर्ड टॉप करेगा तो मैं तुझे बहुत बहुत प्यार करूंगी। माने प्रेम भी तुम्हें मिलेगा एक अकम्प्लिशमेंट के तौर पर। वाह बेटा वाह। तो कहता है कि टॉप ही तो करना है ना। इसमें यह थोड़ी है कि मैंने कितनी गहराई से गणित पढ़ी, कि इतिहास पढ़ा, कि क्या पढ़ा। टॉप ही तो करना है कि किसी भी तरीके से मैं टॉप कर जाऊं तो मेरा काम हो जाए। माने रिजल्ट फोकस, प्रोसेस फोकस नहीं मामला, लव फोकस नहीं मामला, हार्ट फोकस नहीं। बस किसी भी तरीके से आड़े तिरछे तरीके से एक रिजल्ट ले आ दो। तो रिजल्ट ही जब लाना है तो रिजल्ट जितने कम इनपुट में आ जाए उतना अच्छा भाई, अच्छा। उतना अच्छा। तो हर आदमी लगा हुआ है कि वर्क फ्रॉम होम भी कर लूंगा और मेरा 4 डे वर्क वीक भी कर दो और 30 घंटे कुल काम करूंगा। और मैं उनसे सहमत हूं। मैं तो कह ही नहीं रहा कि इनके घंटे बढ़ाओ, मैं कह रहा हूं इनके घंटे और कम कर दो। बेचारों की बड़ी दुर्दशा है, इन पे दया करो। इससे बड़ी सजा इनको क्या मिलेगी कि ये ऐसा काम कर रहे हैं जिसको ये चाहते नहीं। ये तो इतनी बड़ी सजा है। अब इनको काम पे बुला के और सजा काहे को दे रहे हो? जिस आदमी को जिंदगी में एक मकसद मिल गया हो, पर्पस, उससे जाके पूछना, तुम पाओगे कि उसकी कलाई में घड़ी तक नहीं बंधी हुई है। क्या दिन क्या रात, क्या गुरुवार क्या शनिवार क्या इतवार, क्या ये महीना क्या वो महीना, क्या गर्मी क्या बरसात, वो तो डूबा हुआ है अपनी मौज में। गलती उस एम्प्लॉय की नहीं है, गलती उस व्यवस्था की है जो दिल पर नहीं आंकड़ों पर चलती है। तुम छोटे थे, तुमको कहा गया कि नंबर ले आ दो, नंबर एक आंकड़ा है। फिर तुमसे कहा गया कि बोर्ड में नंबर ले आ दो, वो भी एक आंकड़ा है। फिर तुमसे कहा गया एंट्रेंस एग्जाम में एक रैंक ले आ दो, वो रैंक भी एक आंकड़ा है। फिर तुमसे कहा गया कॉलेज में एक सीजीपीए ले आ दो, सीजीपीए भी एक आंकड़ा है। फिर तुमसे कहा गया प्लेसमेंट में एक सीटीसी ले आ दो, सीटीसी भी एक आंकड़ा है। उसके बाद कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, तो उनसे कहा जाता है तुम आईपीओ ले आ दो, और वो आईपीओ भी एक आंकड़ा है। दिल तो कहीं है ही नहीं, आंकड़े हैं। आंकड़ों के पीछे आंकड़े खेल रहे हो, आंकड़ों का खेल। तो फिर जो वर्क आवर्स हैं वो भी एक आंकड़ा ही है। तो बस ये आंकड़ों के पीछे लड़े रहो। इसमें जिंदगी कहीं नहीं है, इसमें प्यार कहीं नहीं है। तो जिनको बिकी हुई जिंदगी जीनी है, मैं बिल्कुल सहमत हूं, उनके लिए वर्क आवर्स बिल्कुल लिमिटेड होने चाहिए और उनके वर्क लाइफ बैलेंस का पूरा ख्याल किया जाना चाहिए। लेकिन मैं साथ ही ये भी पूछ रहा हूं कि आंकड़ों, पैसों के पीछे, सुविधाओं के पीछे बिकी हुई जिंदगी जीना जरूरी है क्या?
तुम्हारा काम, चाहे वो तुम्हारी नौकरी हो, चाहे वो तुम्हारा व्यवसाय हो, अपना व्यापार हो, वो एक दिली चीज क्यों नहीं हो सकता? दिली चीज क्यों नहीं हो सकता? ये सवाल है, सबके लिए सवाल है। और दिल से नहीं जी रहे हो तो जी भी रहे हो क्या? रोज सुबह ऐसा काम करने पहुंच जाते हो कि उठते हुए कोफ्त होती है, कार्ड स्वाइप करते हुए नफरत होती है। तो ये जिंदगी है कि क्या है? और ये सब किस लिए? कि थोड़े से पैसे मिल जाते हैं महीने के अंत में, उनसे घर चल जाता है और खुश हो जाते हो, कुकर की सीटी बज गई, मजा आ गया। पश्चिम में बड़ा रोचक चल रहा है हिसाब किताब। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है। मजेदार किस्सा है, ध्यान से सुनना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है, ठीक है, और बर्थ रेट कम होता जा रहा है, ठीक है, और मॉर्बिडिटी भी कम होती जा रही है। मॉर्बिडिटी माने बीमारी, बीमारियों के भी इलाज आ रहे हैं। तो मतलब यह है कि बूढ़े लोग बहुत लंबा लंबा जी रहे हैं, बूढ़े लोग बहुत लंबा लंबा जी रहे हैं और बीमार है नहीं, और रिटायर 60 में हो गए थे और जिएंगे 90 तक, और 60 से 90 के बीच में भी हट्टे कट्टे हैं अभी वो, और बर्थ रेट कम हो गया है तो जवान लोग हैं नहीं। लेकिन ये जो बूढ़े थे ये 60 में ही रिटायर हो गए, तो अब इकोनॉमी में प्रोडक्शन कौन करे? जवान लोग हैं नहीं, बूढ़े 60 में रिटायर हो गए पर जिएंगे अभी लंबा। तो बूढ़ों के ऊपर ये आ रहा है कि भैया और काम करो, 70 की उम्र तक काम करो। तो एक ओपिनियन ये बड़ा पश्चिम में निकल के आ रहा है कि भाई ये जो एजिंग रिसर्च वगैरह हो रही है इसकी जरूरत ही नहीं है। अगर ज्यादा जीने का मतलब यह है कि ज्यादा काम करना पड़ेगा तो हमें ज्यादा जीना ही नहीं है। लोगों को अपने काम से इतनी नफरत है कि कह रहे हैं कि अगर एक एक्सटेंडेड लाइफ स्पैन का मतलब यह होगा कि हमारी रिटायरमेंट एज भी आगे को पुश होगी, तो हमें एक्सटेंडेड लाइफ स्पैन मत दो। हम ज्यादा नहीं जीना चाहते पर हम काम नहीं करेंगे, हम जल्दी मर जाए वो स्वीकार है, पर ये काम मत कराओ क्योंकि हम इस काम से घृणा करते हैं। एक सर्वे हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था, उसके तुम डिटेल्स खोज लेना। उसमें मैं समझता हूं बहुत बड़ा प्रतिशत था, शायद 40, शायद 60 या 70, वो जो ब्रिटिश एम्प्लॉइज थे वो कह रहे थे कि वी कंसीडर आवर जॉब एज आइदर फ्रिवलस और रिडंडेंट। वी कंसीडर आवर जॉब एज आइदर फ्रिवलस और रिडंडेंट। अब ये आदमी तो कहेगा ही ना कि भाई मुझसे ज्यादा काम मत कराओ, और चूंकि उनका काम फ्रिवलस है, ट्रिवियल है, रिडंडेंट है, तो इसीलिए अब और एक नया भूत खड़ा हो गया है एआई के नाम से। क्योंकि तुम्हारा काम ही ऐसा जो कोई और कर देगा। तुमने दिल से कुछ किया होता तो एआई तुम्हारी जॉब नहीं छीन सकता था, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रियल लव नहीं आता है। एआई को कुछ भी आ जाए, प्यार तो नहीं आ जाएगा ना। तुम अपने काम में वो चीज डालते होते जो सिर्फ एक इंसान डाल सकता है, अ ट्रांसेंडेंटल क्रिएटिविटी, तो एआई तुमको आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकता था। पर तुम्हारा काम है ही बस ऐसा पेपर पुशिंग, तो अब तुम रोते हो कि एआई मेरा जॉब छीन लेगा। कोई नर्क नहीं होता है, एक सड़ा हुआ ऑफिस ही नर्क है, और उस सड़े हुए ऑफिस को पूरा कर देता है। ऑफिस के बाद जब आते हो तो एक सड़ा हुआ घर, और कौन सा नर्क होगा? ऑफिस ऐसा है जहां तुम गए हो बस किसी तरीके से कुछ पैसे पाने के लिए, और घर ऐसा है कि जहां तुम आते हो बस वो पैसे खर्च करने के लिए। और क्या नर्क होता है? सैलरी के लिए काम करते हैं, सैलरी के लिए काम करते हैं। अच्छा, महीने में कितने दिन सैलरी मिलती है?
एक दिन मिलती है। तो बाकी 29 दिन कैसे जीते हो बेटा? सैलरी तो एक ही दिन मिलती है, बाकी 29 दिन क्या करते हो? सैलरी का इंतजार, सैलरी डे पर बार बार अपने बैंक अकाउंट को रिफ्रेश करते हैं, अभी आई कि नहीं आई। क्या बहुत खुश हो जाते हैं 4% हाइक मिल जाए तो। अरे मैं कह रहा हूं इसके वर्क आवर्स एकदम ही कम कर दो। ये बेचारा तो जानता भी नहीं है कि जो इसे आउटपुट भी मिल रहा है सैलरी के तौर पे, वो भी दिन ब दिन सिकुड़ता जा रहा है। ये जितने लोग कह रहे हैं कि वर्क आवर्स बढ़ा दो, ये सब कैपिटलिज्म के बेनिफिशियरीज हैं। और कैपिटलिज्म में जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है ना, उसमें वेल्थ नहीं ट्रिकल डाउन करती, उसमें पॉवर्टी ट्रिकल डाउन करती है। तुम्हारी सैलरी बढ़ी साल में कितने परसेंट? 5%, और तुम खुश हो गए, नाचने लग गए। उसकी सैलरी कितनी बढ़ी स्टॉक ऑप्शंस के साथ? उसकी बढ़ गई 80%। हाँ, तो बताओ तुम अमीर हुए कि गरीब हुए? तुम और गरीब हो गए। बात सिर्फ इस नॉमिनल टर्म्स में नहीं कि मैं रिलेटिवली गरीब हो गया, उसके पैसे इतने बढ़ गए हैं कि अब वो जिस भी चीज को खरीदेगा उसके दाम बढ़ा देगा। तुम्हें भी अपने बच्चे को स्कूल भेजना है, वो जो ऊपर बैठा हुआ है कैपिटलिज्म का बेनिफिशियरी, वो भी अपने बच्चे को स्कूल भेजेगा। स्कूल में सीटें लिमिटेड हैं, तो वो जो लिमिटेड सीट्स हैं उनको तो ये ऊपर वाले ही भर देंगे मोटी मोटी फीस दे करके। अब तुम भी चाहोगे कि मुझे भी अपना बच्चा पढ़ाना है, तो तुमसे भी तो वही फीस मांगी जाएगी ना, जो फीस वो ऊपर वाले अफोर्ड कर सकते हैं वो ऊपर वाले अफोर्ड कर लेंगे, क्योंकि उनकी सैलरी 80% बढ़ी है। पहले भी ज्यादा थी और 80% बढ़ भी गई, और तुम्हारी बढ़ी है बस 5%। तुम कैसे अफोर्ड कर लोगे? जिसके पास ज्यादा से पैसा आ रहा है वो हर चीज के प्राइसेस बढ़ा रहा है, चाहे वो होटल के रूम हो, चाहे वो लैंड के प्राइसेस हो, चाहे वो स्कूलों के फीस हो, वो हर चीज के, चाहे वो हॉस्पिटल के चार्जेस, वो हर चीज के प्राइसेस बढ़ा रहा है और तुम्हें और गरीब कर रहा है। लेकिन तुम गिनते हो, देखो मेरी सीटीसी, ये पूरी डिबेट ही फ्रिवलस है। कितने घंटे काम, कितने घंटे नहीं काम, दोनों और जो लोग बात कर रहे हैं दोनों ही कैदी हैं एक शोषक व्यवस्था के। जो कह रहा है घंटे बढ़ाओ वो भी कैदी है, जो कह रहा है घंटे नहीं बढ़ाओ वो भी कैदी है। आजादी तो आशिकी में है, वो दोनों में से कोई जानता नहीं। दोनों के लिए आजादी का ये मतलब है कि वीकेंड पे जाके गोल्फ खेलाए। ये आजादी जो हफ्ते में 2 घंटे के लिए मिलती है, इसको आजादी कहूं कि जेल? जेल के कैदियों को भी 2 घंटे की आजादी तो मिल ही जाती है। और कुछ? कबीर साहब ने कहा है, सुनो कबीर साहब का है, प्रेम मगन जब मन भया, कौन गिने तिथि वार। कि जब प्रेम में मन मगन हो जाता है ना, तो तिथि और वार माने दिन, ये नहीं गिने जाते। लेकिन जिनके पास प्रेम नहीं है, मैं कह रहा हूं उनको तो जरूर गिनना चाहिए, और उनको बिल्कुल गिनना चाहिए कि 35 घंटे से आधा घंटा आधा काम नहीं किए। उनको तो मैं कह रहा हूं पहले ही इतनी सजा मिल रही है, लवलेस लाइफ जी रहे हैं, उनको और सजा क्यों देते हैं उनसे काम करा करा के? सर जी, बहुत बार मैंने देखा कि जो हमारे साथी गीता सत्रों से जुड़े हुए हैं वो ये प्रश्न करते हैं और लगभग शिकायत सी करते हैं कि हम लोग आचार्य जी की तरफ जब आए थे तो जीवन में एक तरह की शांति चाहते थे, क्योंकि हमारा जो मन था उसमें बहुत सारी चीजें फालतू के विचार भरे हुए थे। पर जब आचार्य जी के पास पहुंचे तो जीवन के ऐसे पड़ाव पे पहुंचे कि उस समय पे हम लोगों ने एक तरह की व्यवस्था में जीना शुरू कर ही दिया था, और धीरे धीरे समझ में आने लगा कि वो व्यवस्था गलत है और उससे बाहर निकलने की जरूरत है। पर ये जो विचार ही भर होता है ये अपने आप में और ज्यादा एंजाइटी और टेंशन बढ़ा देता है। तो वो समझते हैं कि मतलब फिर पूछना चाहते हैं इस तरह से कि जो सही काम है
वो भी कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता है, एंजाइटी देता है। तो क्या वो सही है? सही काम से स्ट्रेस नहीं मिलता है, अपने लालच से मिलता है। बिल्कुल पसीने छूटने लग जाते हैं कि अरे अगले महीने से इतने लाख नहीं मिलेंगे क्या। सही काम स्ट्रेस नहीं देता, बुरे काम के छूटने का डर स्ट्रेस देता है। सही काम कैसे स्ट्रेस देगा, वो तो सही काम है, उसमें क्या स्ट्रेस है। डर बस ये है कि तमाम तरीके की हवस बैठा ली है, अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर्स खड़े कर लिए हैं। इतना पैसा इस चीज में तो खर्च करना ही है, इतना पैसा उस चीज में तो खर्च करना ही है। बुरा काम ऐसे ही थोड़ी आता है, वो सीटीसी लेके आता है ना। वो तो सीटीसी के छूटने का डर लगता है और कोई बात नहीं है। और सीटीसी कोई नहीं खाता, उस सीटीसी से जो सुविधाएं भोगते हो उनके छूने का टेंशन हो जाता है। सुविधाएं छूट जाएंगी, सुविधाएं क्या, सुविधाएं कुछ भी नहीं। सुविधाएं ये है कि साधारण बाथरूम मिल जाएगा। अभी कौन सा, अभी जकूजी वाला है, बड़ा टेंशन हो गया, हार्ट अटैक हो रहा है, हाय 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 मेरा जकूजी छूट गया। क्या स्ट्रेस है कि ये साधारण टीवी है, अभी मान लो कितने इंच का टीवी है ये, कितने इंच, कुछ हो गया इंच जो भी है, हाँ कितने, 40, हाँ 40 इंच का टीवी है। अब उनके पास अरमान है कि 400 इंच का टीवी खरीदना है। अब पसीने छूट रहे हैं कि 400 इंच का टीवी कैसे आएगा, पूरी दीवार टीवी से भर जाए ऐसा बड़ा टीवी लाना है। वो आता भी है बाजार में, इस बात पे पसीने छूटते हैं। आए के पसीने नहीं तो। जिन चीजों की तुम्हें सचमुच कोई जरूरत नहीं, तुम उन चीजों की आदत डाल लो, उसके इर्द गिर्द तुम एक कॉस्ट स्ट्रक्चर खड़ा कर लो, फिर बोलो कि मैं तो अब मजबूर हो गया, मैं साफ सुथरी सही जिंदगी कैसे जीऊं, मेरे ऊपर तो लायबिलिटीज है। कौन सी लायबिलिटी है, क्या लायबिलिटी? नहीं, लायबिलिटी ये है मुझे 1000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट में अपना किला खड़ा करना है, ये मेरी छोटी सी आशा है। और क्यों खड़ा करना है? क्योंकि पता है नहीं खड़ा करेंगे तो बीवी भाग जाएगी। बीवी क्यों भाग जाएगी? क्योंकि बीवी को तुमसे प्यार तो है नहीं, ना तुम्हें बीवी से प्यार है। बीवी भी तुम्हारे साथ इसीलिए लालच में बैठी हुई है कि एक दिन वो मैंशन बनेगा, वो उस मैंशन की रानी बनेगी। तो इसलिए तुम्हारे लिए जरूरी है कि घटिया नौकरी भी करते रहो सीटीसी के लालच में। हम्म। घर में बच्चे इज्जत देना बंद कर दें, बाप बेरोजगार हो जाए तो। क्यों? क्योंकि तुमने बच्चों की परवरिश ही ऐसी करी है। तो अब जरूरी है कि बाप कमाता रहे। असली डर ये है कि नहीं कमाऊंगा तो बच्चे ही लात मार के मेरे ही घर से निकाल देंगे। कम कमाऊंगा तो समाज में साख गिर जाएगी, दोस्तों के बीच बट्टा लग जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने दोस्त बनाए ही ऐसे जो तुम्हारा पैसा देख के तुम्हारे पास आए थे। तुम बेरोजगार हो जाओ, तुम एक सादा जीवन जीने लगो, तुम्हारे सारे दोस्त भाग जाएंगे। अच्छी बात है ना, भाग जाए तो। ऐसे घटिया दोस्त रखने से फायदा है कोई? अभी किसी कैंपस में हुआ था, तो इंजीनियरिंग कैंपस में, तो वो जो कंपनी ने अपना प्रपोजल भेजा था प्लेसमेंट के लिए, तो उसमें उन्होंने सीटीसी लिखी 12.5। अब ये कोई बहुत 12.5 लाख पर एनम, अब ये कोई बहुत एकदम टॉप वाला कॉलेज नहीं था। तो यहाँ जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि कंपनी आ रही है 12.5 लाख पर एनम का एलपीए का पैकेज देगी। मैंने हाथ में ही 70-80 हजार शुरू में ही आ जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। तो वो उसमें उनका जो भी ऑडिटोरियम वगैरह था, कंपनी आई प्रेजेंटेशन देने। ये असली घटनाएं बता रहा हूँ, अभी हुई है इसी इसी प्लेसमेंट सीजन में। तो वो कंपनी आई, वो ऑडिटोरियम में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो जो उनका एचआर का बंदा था उसने पहली स्लाइड खोली और उसमें देखता है सीटीसी लिखी हुई है 12.5 एलपीए। तो वो बोलता है इट सीम्स देयर इज सम कंफ्यूजन। स्टूडेंट्स भी हैरान थे क्योंकि फ्रेशर्स की तो बहुत दुर्गति है। फ्रेशर्स को अभी भी आईटी इंडस्ट्री में भी ऑन एन एवरेज 3-3.5 लाख पर एनम सैलरी मिलती है।
और ये कॉलेज कोई टॉप का कॉलेज भी नहीं था, तो स्टूडेंट्स भी एकदम पगलाए हुए थे। 12.5 लाख देने वाली कंपनी आ रही है, पूरा ऑडिटोरियम साकच भर गया। जो पास आउट हो चुके थे कहीं और नौकरी कर रहे थे, आगे के बैचेस वाले वो भी आगे बैठ गए कि हम भी ये नौकरी दे दो। तो एचआर का बंदा पहली स्लाइड देखता है, बोलता है देयर इज सम कंफ्यूजन, और उसने वो जो 1 था वो हटा दिया। बोलता है 2.5 एलपीए। जब बोलता है 2.5 एलपीए तो पूरा ऑडिटोरियम खाली हो गया। एचआर के लोगों के सामने से सारे स्टूडेंट्स उठ करके बाहर निकल गए। अब तुम क्या करोगे बताओ? कोई ये भी नहीं पूछ रहा कि ये तो बता दो जॉब प्रोफाइल क्या है, KRA क्या है, कुछ नहीं जानना किसी को। सब वहां करके बैठ गए थे कि पैसा मिलेगा। अब जिसको पैसे के लिए काम करना है वो तो कहेगा ही कि फ्री में ही दे दो पैसा, एक भी दिन ऑफिस ना जाना पड़े, एक भी घंटे काम ना करना पड़े तो पैसा। जैसे कि आप रिजल्ट के लिए काम कर रहे हो, आपसे कहा जाए आपको 99% मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम बिना दिए, तो आप मना थोड़ी करोगे। यही हमें हमारे परिवार ने, जो हमारा लोक धर्म है, जो हमारा लोक दर्शन है, उसने सिखाया है कि प्यार से नहीं काम करना है, परिणाम से काम करना है। किसी भी तरीके से बस परिणाम आना चाहिए। गीता कहती है प्यार ही परिणाम है। मां फलेषु कदाचनम, फल से हमें क्या लेना देना। सर खलील जिब्रान की कोट है वर्क पे, वर्क इज लव मेड विजिबल, एंड इफ यू कैन नॉट वर्क विथ लव बट ओनली विथ डिस्टेस्ट, it is better that you should leave your work and sit at the gate of the temple and take alms of those who work with joy. मतलब मुझे हमेशा इस सेकंड पार्ट ऑफ द कोट समझ नहीं आता था, मतलब वो क्यों कह रहे हैं। आम से मतलब है सीख, और टेम्पल की नहीं बात हो रही, ऑफिस की बात हो रही है। कह रहे हैं जहां कोई व्यक्ति जॉय के साथ काम कर रहा होता है वो ऑफिस ही टेम्पल हो जाता है। टेम्पल के सामने नहीं बैठना है, किसी ऐसे ऑफिस के सामने जाके बैठ जाओ जहां पर लोग दिल से काम करते हो। वो ऑफिस नहीं है, वो टेम्पल हो गया। और जिब्रान कह रहे हैं कि वहां फिर जाकर के उस मंदिर में आम्स लो, दक्षिणा दान लो। काहे का दान लो? कौन सा दान लोगे वहां पे? यही प्यार सीखो उनसे, प्रेम दान लो। सीखो कि जिंदगी प्यार में कैसे जी जा सकती है। देखो बात सिर्फ काम से प्यार करने की भी नहीं है, बात प्यार करने की है। जो प्यार करेगा ना वो काम से भी प्यार करेगा, वो जिंदगी से प्यार करेगा, वो अपने रिश्तों में प्यार करेगा। और जिसको प्यार नहीं आता उसका ऐसा नहीं है कि बस वो अपने काम से प्यार नहीं कर सकता, वो अपने बच्चों से भी नहीं प्यार कर सकता, अपने दोस्तों से नहीं प्यार कर सकता, खुद से नहीं प्यार कर सकता। क्योंकि प्यार सेलेक्टिव चीज नहीं होती है, प्यार सेगमेंटेड चीज नहीं होती कि इससे करूंगा उससे नहीं करूंगा। प्यार रोशनी की तरह होता है, पड़ता है तो सब पे पड़ता है, सूरज की जैसे रोशनी होती है। जो आदमी दिल से जिएगा उसके काम में भी दिल होगा, उसके एक एक कदम में दिल दिखाई देगा। और जो जो पैसे के लिए कर रहा है वो फिर कहेगा कि जहां दहेज ज्यादा मिल रहा होगा वहीं शादी कर लूंगा, और जहां सीटीसी ज्यादा मिल रही होगी वहां नौकरी कर लूंगा। और जो घूस ज्यादा दे रहा होगा उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा। हम्म? और ये जो प्यार है इसको कौन सिखाता है? यही सीखना विजडम है, यही आत्मज्ञान है, यही आत्मावलोकन है। इसी के लिए हमारे गीता सत्र है, पूरा गीता कार्यक्रम हमारा इसीलिए है कि हम प्यार सीख सकें। आप गीता में श्लोक सीखने थोड़ी ही आए हो, आप गीता में आए हो ताकि आप प्यार सीख सको। और कितना आपने गीता कार्यक्रम से सीखा, चाहे आपको 6 महीने हो गए हो, साल भर हो गया हो, 2 साल हो गया हो, एक अच्छा तरीका है जांचने का कि पूछिए कि प्यार कितना आया आपके जीवन में। प्यार माने विराटता, दे पाना।
और प्यार की कमी माने क्षुद्रता, गिनना, कितना मिला कितना मिला कितना मिला। प्यार माने अनंतता, जिसमें सब कुछ देने के बाद भी अनंत शेष रहता है। और जहां प्यार नहीं होता वहां बस ऐसे कैलकुलेटर चलता रहता है, नफा नुकसान हानि लाभ। नमस्ते सभी को, मेरा नाम चारू जिंदल है। मैं रामनगर उत्तराखंड से हूँ और मैं आचार्य जी को लगभग 1.5 साल से सुन रही हूँ। और जो भी आचार्य जी से जुड़ने के बाद जो परिवर्तन आया है उसे मैं एक दोहे के माध्यम से बताना चाहूंगी। चाहा हटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाहन के शाह। तो आज के सत्र से जो सीखा, आज आचार्य जी ने कामना के बारे में बताया कि कामना का अनुगमन और कामना का त्याग दोनों ही अगर गलत तरह से होता है तो उसके परिणाम गलत ही होते हैं। कामना का अनुगमन जिस तरह से बुरा है, उसी तरह से कामना का बिना आत्मज्ञान के त्याग भी गलत ही होता है। कामना के पीछे अगर दुख पाया तो कामना के दमन के पीछे कामना का दमन करके हम और अधिक दुख पाते हैं। कोई भी कर्म अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, उसको अहम, वो कर्म कोई भी अच्छा या बुरा अपने आप में नहीं होता, वो अहम के लिए अच्छा या बुरा होता है। अगर वो हमें आत्मज्ञान की तरफ ले जाए या हमें वो ऊंचाई की तरफ ले जाए तो वही कर्म सही होता है। आज की सीख इतनी ही रही मेरी।